हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे आईआईटी जाम फिजिक्स 2017 का क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक। पहले हम लोग सारा कुछ कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग कवर कर चुके हैं और ये मेरा लास्ट वीडियो है 2017 आईआईटी जाम फिजिक्स सॉल्यूशन का, राइट। तब ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 फर्स्ट। सो यहाँ पे क्या बोला है, द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ आर थीटा फाई, ये गिवन है आर स्क्वायर कॉस थीटा ओवर ए रीजियन। आर का वैल्यू दे रखा है 0 से 2 तक एंड थीटा का वैल्यू दे रखा है 0 से पाई/3 एंड फाई का वैल्यू दे रखा है 0 से 2 पाई तक। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है। पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूँ। आर थीटा फाई का फंक्शन जो दे रखा है, जिसके ऊपर हमको वॉल्यूम इंटीग्रल करना है, ये आपका आर स्क्वायर कॉस थीटा दे रखा है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल करने के लिए मेरे को आना चाहिए, लिखना आना चाहिए वॉल्यूम इन द स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो वॉल्यूम इन द स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट मैं लिख सकता हूँ लेंथ एलिमेंट इन आर इंटू लेंथ एलिमेंट इन फाई, और यू कैन से दैट पहले हम लोग थीटा का ले लेते हैं लेंथ एलिमेंट ऑफ थीटा इंटू लेंथ एलिमेंट ऑफ फाई, राइट। और हमको पता है लेंथ एलिमेंट ऑफ आर क्या होता है, सिंपली डी आर। लेंथ एलिमेंट ऑफ थीटा क्या होता है, आर डी थीटा। लेंथ एलिमेंट ऑफ फाई क्या हो जाता है, आर साइन थीटा डी फाई, राइट। और वॉल्यूम एलिमेंट को, वॉल्यूम अगर डी वी को मैं लिखूं क्या बन जाएगा, ये आर स्क्वायर, ये मेरा साइन थीटा बन जाएगा, और ये मेरा बन जाएगा डी आर डी थीटा डी फाई, राइट। आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ये बन जाएगा मेरा, राइट। ओके, तो अभी मैं वॉल्यूम इंटीग्रल मेरे को निकालना है, तो मैं इसको आर से इंटीग्रेट करूंगा, थीटा से इंटीग्रेट करूंगा और फाई से भी इंटीग्रेट करूंगा। यहाँ पे ये फंक्शन लिख देता हूँ आर स्क्वायर कॉस थीटा एंड वॉल्यूम एलिमेंट मेरे को पता है, ये बन जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, राइट। ये इंटीग्रेशन में तीनों को अलग अलग कर देता हूँ। पहले आर के लिए लिख लेता हूँ, आर स्क्वायर आर टू द पावर 4 हो जाएगा, आर टू द पावर 4 डी आर बन जाएगा। अगेन यहाँ पे थीटा के बाद, सॉरी आर के बाद थीटा आ जाएगा, तो ये कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, राइट। एंड सिंपली डी फाई हो जाएगा, डी फाई का कोई और फंक्शन नहीं है। तो आर का वैल्यू ये वेरी कर रहा है कहाँ से, 0 से 2 तक। थीटा का वैल्यू कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से पाई/3 तक। एंड फाई का वैल्यू 0 से सिंपली टू पाई तक, राइट। सो ये मेरा बन जाएगा आर टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 एंड ये लिमिट मेरा 0 से 2 तक। साइन थीटा कॉस थीटा इधर है, तो मैं अगर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कर दूंगा तो मेरा ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, राइट। इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे 0 से पाई/3 तक। एंड ये सिंपली डी फाई का इंटीग्रेशन मेरा 2 पाई बन जाएगा, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा, फाई का वैल्यू 2 पाई हो जाएगा। सो ये तेरा 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 पाई इंटू 1/2, या इस नीचे वाला 1/2 को बाहर ले आया मैं। सो ये मेरा बन जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, राइट। साइन ऑफ 2 थीटा का इंटीग्रेशन, साइन ऑफ 2 थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई/3। और इसका वैल्यू अगर लिखूंगा मैं, 2 टू द पावर 5 का वैल्यू 32 आ जाएगा, ये 2 पाई बन जाएगा, इधर डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 बन जाएगा, राइट। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और वैल्यू मेरे को डालना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई/3 तक। माइनस बाहर आ गया, सो ये 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, 32 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 5 इंटू हाफ इधर बाहर आ जाएगा। सो अगर हाफ इधर बाहर आ जाएगा तो माइनस को मैं भी बाहर रख लेता हूँ, कॉस ऑफ 2 पाई/3 आ जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 0 मेरा 1 आ जाएगा, राइट। सो ये मेरा 32, ये मेरा क्या बन जाएगा इधर 32 पाई/5 इंटू हाफ, ये कॉस 2 पाई/3 का कॉस 120, राइट। कॉस 2 पाई/3 कॉस 120 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ माइनस 1 माइनस 3/2, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। सो ये सिंपली 3/2 बन जाएगा, राइट। ये मेरा सिंपली 3/2 बन जाएगा। सो अगर आप इस कैलकुलेट करेंगे, इधर बन रहा है कितना, ये 2 to 4 बनना है, 4
टू एंड टू कैंसिल हो गया 32 से, ये 8 बन जाएगा राइट। सो ये 24 पाई डिवाइडेड बाई 5 बन जाएगा राइट। 24 पाई डिवाइडेड बाई 5 बन जाएगा, ये इतना बन जाएगा राइट। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जो आंसर आ जाएगा मेरा 24 पाई/5 बन जाएगा। अगर इसे मैं कैलकुलेट करूँगा, ये मेरा बन जाएगा यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा तो मेरा 15 पॉइंट, मैं पहले से कैलकुलेट करके रखा हूँ, 15.0796 बन जाएगा ये। अगर 2 डेसिमल तक इधर दे रखा है मेरे को, 2 डिजिट तक दे रखा है, सो 15.08 में लिख सकता हूँ राइट। ये मेरा आंसर हो जाएगा 15.08। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 15.08 मेरा आंसर बन जाएगा राइट। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। सो क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे क्या बोला है, ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रॉ। सो यूनिफॉर्म दे रखा है, सो चार्ज डेंसिटी जो है यूनिफॉर्म है। ए स्फीयर ऑफ स्मॉलर रेडियस r/2 इज कट आउट फ्रॉम द ओरिजिनल स्फीयर एज शोन इन द फिगर बिलो। द सेंटर ऑफ द कट ऑफ द स्फीयर इज लाइज एट r/2 राइट। सो ये जो डिस्टेंस दे रखा है आपको इधर, ये बेसिकली r/2 है राइट। After the smaller sphere has been cut out, the magnitude of the electric field at z equal to -r/2। सो ये पूरा नीचे इधर -r/2 इसी पॉइंट पे आपको मांगा है, समझ रहे हो ना। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सो इसी पॉइंट में हमको बोला है कि फाइंड आउट करो इस, ये जो पॉइंट है ये r/2 -r/2 डिस्टेंस है, और इसी पॉइंट में हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है ρr/n एप्सिलॉन नॉट, और एन का वैल्यू हमको पूछा है राइट। सो इधर मैं अगर कैलकुलेट करूँगा इसे तो हमें पता है कि फील्ड इनसाइड ए स्फीयर कितना होता है और फील्ड आउटसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कितना होता है। तो ये जो रिलेशन होता है इसका, सो पहले लिख देता हूँ फील्ड इनसाइड द स्फीयर राइट। फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर कितना हो जाता है आपको पता है, ये ρr डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है राइट। सो r जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होता है, स्मॉल r जो है ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बन जाएगा राइट। ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है राइट। एंड फील्ड आउटसाइड, सो फील्ड आउटसाइड ऑफ ए स्फीयर क्या बन जाएगा आपका, आउटसाइड ऑफ ए स्फीयर जो बनेगा आपका रॉ, और जो आपका जो जहाँ तक आप लेना चाहते हैं डिस्टेंस जो है आपका, इसको थोड़ा मैं अच्छा से बता देता हूँ डिराइव करके आपको। सो अगर यहाँ पे गॉस लॉ से ये कर सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट ना लिख के आपको बता देता हूँ, आप क्लियर हो जाएंगे। सो देखिए इधर फील्ड आउटसाइड के लिए ये आपका स्फीयर बन गया, इसका डेंसिटी रॉ है। आउटसाइड में किसी पॉइंट में अगर जाऊँगा मैं, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाऊँगा राइट, ऐसे गॉसियन सरफेस बनाऊँगा स्पेरिकल टाइप, अच्छा से नहीं बनाइए आप, अच्छा से गॉसियन सरफेस बना के, ये रॉ हो गया, ये सॉलिड है, और ये मैं बाहर से गॉसियन सरफेस बना दिया राइट। और इसका रेडियस में मान लिया कैपिटल R है, कैपिटल R रेडियस है राइट। ये आपका गॉसियन सरफेस है, बाहर जो सरफेस दे रखा है ये गॉसियन सरफेस है, और ये यहाँ से स्मॉलर डिस्टेंस है राइट। तो देखिए बाहर किसी भी पॉइंट में फील्ड कितना हो जाएगा, मैं E.ds अप्लाई करूँगा, E.ds इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा Q/ε0 हो जाएगा। और Q कितना एनक्लोज होगा इसमें, Q एनक्लोज हो जाएगा ρ इंटू 4/3 πr/Q राइट बाई ε0। सो E इक्वल टू मेरा क्या बन जाएगा, ρ इंटू 4/3 πr/Q डिवाइडेड बाई ये ds का वैल्यू कितना हो जाएगा 4πr² राइट, 4πr², एंड इसका वैल्यू एप्सिलॉन यहाँ पे हो जाएगा। सो 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये बन जाएगा ρr/Q बाई 3 ε0 r² राइट। ये मेरा बन जाएगा,
ये इनसाइड के लिए, फील्ड के लिए, सॉरी सॉरी ये आउटसाइड के लिए, राइट। सी ये आउटसाइड के लिए आपका फील्ड, ये आउटसाइड के लिए। सो ई आउटसाइड के लिए आपका बन जाएगा रो आर क्यू डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ई इन के लिए क्या है, ये है ना, तो इसको भी डिराइव कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे इधर, ई इन के लिए, ये आपका स्फीयर है, ये आपका स्फीयर है ऑफ रेडियस आर। मैं किसी से आर डिस्टेंस पे निकालना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, ई डॉट डी एस करूँगा और क्यू एनक्लोज्ड, राइट, क्योंकि मेरे को आर में एक गॉसियन सरफेस इधर बनाना है, बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ई इक्वल टू मेरा सिंपली क्या बन जाएगा, क्यू एनक्लोज कितना होगा इधर, ये बन जाएगा रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू डिवाइडेड बाई डी एस का वैल्यू 4 पाई, सॉरी दिस शुड बी, डी एस का वैल्यू बन जाएगा आपका 4 पाई ये स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो रो तो रह जाएगा 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, सो रो आर स्क्वायर, सो रो आर, इधर रो आर आर क्यू आर स्क्वायर है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इनसाइड के लिए हो जाएगा। तो आप याद रख सकते हैं इसे डायरेक्टली। सो अभी निकाल लेते हैं इसका, राइट। सो ये पूरा स्पीयर के लिए पहले निकाल लेते हैं, पॉइंट पी के पास, इसको पॉइंट पी ले लेता हूँ मैं एट r/2 डिस्टेंस, पूरा स्पीयर के लिए, बिगर स्पीयर के लिए, राइट। और बिग स्पीयर के लिए ये तो अंदर वाला पॉइंट हो जाएगा और सेंटर से r/2 डिस्टेंस हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ फॉर बिग स्पीयर, बिग स्पीयर आपको समझ में आ जाएगा पूरा स्पीयर के लिए, राइट। सो फील्ड कितना हो जाएगा, ई एट पी पॉइंट कितना बन जाएगा इधर, ये आपका रो r/2 जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। सो ये मेरा बन जाएगा रो आर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, राइट। फॉर स्मॉल वन, फॉर स्मॉल स्पीयर जिसको हम लोग ने रिमूव कर दिया, ये r/2 रेडियस का है, राइट। सो फॉर स्मॉल स्पीयर ये आउटसाइड हो जाएगा ना, ये आपका आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा पॉइंट पी, राइट, क्योंकि ये ऊपर हिस्सा में है और पी पॉइंट नीचे हिस्सा में है स्पीयर का, राइट। तो क्या बन जाएगा इसका रिलेशन, ये आउटसाइड के लिए रो आर क्यू यहाँ पे मैं रेडियस माना था इस पूरा स्पीयर का, राइट, लेकिन ये जो स्पीयर है इसका रेडियस क्या है, r/2 है। सो r/2 का स्क्वायर करूँगा, सॉरी r/2 का क्या करूँगा, क्यूब करूँगा ना, ये r/2 का क्यूब करूँगा डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जहाँ से जहाँ तक डिस्टेंस है, इसका सेंटर से डिस्टेंस है कितना है, इसका सेंटर से डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस ये हो जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक, और ये r/2 आर बन जाएगा, राइट। सो आर स्क्वायर बन जाएगा। सो यहाँ पे कितना आ रहा है, रो आर डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर क्यू कितना हो जाएगा 8, राइट, 8 इंटू 3 24 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, राइट। सो ई नेट कितना हो जाएगा, बिग स्पीयर के लिए तो रहेगा, उससे छोटा वाला स्पीयर रिमूव कर दिया तो बिग स्पीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस स्मॉल स्पीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड। सो रो आर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो आर बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। सो रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, 1/6 माइनस 1/24, 6 भी कॉमन ले सकते हैं, रो आर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस 1/4, राइट। सो अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कितना बन जाएगा ये, सो 4 माइनस 1 3/4, राइट, 3 ये बन जाएगा रो आर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3/4, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रो आर यहाँ पे लिख देता हूँ, रो आर बाई 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाएगा, 2 इंटू 4 विल बी 8 एप्सिलॉन नॉट। सो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू 8 हो जाएगा। सो एन इक्वल टू 8, राइट, एन इक्वल टू मेरा 8 ही बन जाएगा, राइट, ठीक है। सो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, राइट, ओके।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 53 नंबर क्वेश्चन, राइट। 53 नंबर क्वेश्चन। सो इन ए planar polar coordinates an object position at time t is given at r theta। सो r theta का वैल्यू दे रखा है ये, राइट। कितना दे रखा है, e टू द पावर t मीटर। तो ये r का कोऑर्डिनेट है 8 रूट ओवर t रेडियन। सो ये थीटा का कोऑर्डिनेट है, बेसिकली ऐसे ही दे रखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट t इक्वल टू 0, राइट। सो ये लोग क्या, किसका एक्सीलरेशन पूछ रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पूछा है, मतलब किसका एक्सीलरेशन पूछा है, ये पूछा है आर का, जो ए आर का वैल्यू, राइट। इफ यू डेरिवेटिव आप अगर इसका पोजीशन का करेंगे आपको मिलेगा वी आर आर कैप प्लस वी थीटा थीटा कैप। सिमिलरली और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो आपको ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप मिलेगा, राइट। एक्सीलरेशन इन थीटा कैप डायरेक्शन एंड एक्सीलरेशन इन द आपका रेडियल डायरेक्शन। तो हमको ये रेडियल डायरेक्शन के बारे में पूछा है ये, राइट। सो इसको हम लोग निकाल लेंगे। रेडियल एक्सीलरेशन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में पता होगा ना। तो रेडियल एक्सीलरेशन कितना हो जाता है, ए आर इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, आर डबल डॉट प्लस आर थीटा डॉट स्क्वायर। आप क्यों नहीं याद कर सकते हैं और डिराइव भी कर सकते हैं, मैं आपके लिए डिराइव भी कर देता हूँ इधर। सो क्या बन जाएगा, जैसे इसको कैसे डिराइव करते हैं देख लीजिए। सो किसी भी जैसे मैं लिखूँ इसका पोजीशन आर वेक्टर, जैसे स्पेरिकल प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में किसी भी पोजीशन के मैं लिखूँगा तो ये जो पोजीशन है ये आर वेक्टर है मेरा, राइट। और इस पोजीशन को आर थीटा में बोलता हूँ। सो आर वेक्टर कैन बी रिटन एज आर आर कैप, राइट। अगर मैं इसका डी आर वेक्टर बाई डी टी करूँगा इधर, ये मेरा भी बनेगा। और भी में 2 कंपोनेंट्स रहेगा, एक थीटा वाला एक आर वाला। सो यहाँ पे डी बाई डी टी आर आर कैप रहेगा ना, सॉरी। सो आर इंटू आर कैप, राइट, ये बन जाएगा। सो यहाँ पे आपका बन जाएगा, इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, आर डॉट आर कैप प्लस आर इंटू डी आर कैप बाई डी टी। और आपको पता है डी आर कैप बाई डी टी का वैल्यू क्या आता है, डी आर बाई डी टी का वैल्यू आपका कितना आता है, डी आर बाई डी टी, डी आर कैप बाई डी टी का वैल्यू आपका आता है थीटा डॉट थीटा कैप, राइट। सो ये आपका आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप आ जाता है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये आपका वी आर है, राइट, वी आर आर कैप है। आर डॉट जो है आपका वी आर आर कैप है प्लस आर थीटा डॉट जो है आपका ये आपका वी थीटा है, थीटा कैप है। मैं अच्छा से लिख देता हूँ इसे। सो ये जो है आपका आर डॉट, ये आपका वी आर आर कैप है और ये आपका वी थीटा थीटा कैप है, राइट। सिमिलरली आप लोग यहाँ से एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन बेसिकली क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी हो जाएगा, राइट। सो डी बाई डी टी ऑफ इधर क्या हो जाएगा आपका आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। इधर देख लेते हैं। सो यहाँ पे भी ए का वैल्यू क्या बन जाएगा, ए का वैल्यू आपका ए थीटा का भी आएगा, पहले लिख लेते हैं ए आर का भी आएगा आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप का भी आएगा। एक्सीलरेशन एलोंग थीटा, एक्सीलरेशन एलोंग आर, दोनों ही आ जाएगा। तो इसको डेरिवेटिव करते हैं। पहले तो ये इसको डेरिवेटिव करते हैं। तो पहले देखो मैं आर डबल डॉट बन जाएगा आर कैप प्लस दोबारा डेरिवेटिव करूँगा, आर डॉट को रखूँगा डी आर कैप बाई डी टी करूँगा प्लस आर डॉट थीटा कैप बन जाएगा। आर को डेरिवेटिव कर दिया, उसके बाद थीटा को डेरिवेटिव कर थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस आर थीटा डॉट डी थीटा कैप बाई डी टी, ऐसा बन जाएगा थीटा डॉट डी थीटा बाई डी टी। सो आर डबल डॉट आर कैप प्लस आर डॉट डी आर कैप बाई डी टी का वैल्यू आपको बताया था ना इधर, यह आपका बन जाएगा थीटा डॉट थीटा कैप प्लस यहाँ पे आपका क्या है आर डॉट थीटा कैप, राइट। ये 2 बार बन गया इधर, राइट। सो ये 2 आर डॉट थीटा कैप बन जाएगा, ओके ठीक है।
आर डबल डॉट थीटा कैप है, राइट, आर डबल डॉट थीटा कैप है, प्लस आर थीटा डॉट डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। सो डी थीटा कैप बाई डी टी का वैल्यू आपका जो होता है ये आपका थीटा डॉट आर कैप बन जाता है, राइट। सो ये आपका थीटा डॉट आर कैप बन जाएगा। पूरा ए वेक्टर अगर आप लिखेंगे क्या बन जाएगा इधर, आर डबल डॉट प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर आर कैप, प्लस थीटा के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप। ये बन जाएगा आपका ए वेक्टर, राइट। ये आपका बन जाएगा ए आर, ये आपका बन जाएगा ए थीटा, राइट, आर कैप थीटा कैप। क्लियर। इसको हम लोग आप अगर सेंट्रल फोर्स पढ़े होंगे, सेंट्रल फोर्स, राइट, तो यहाँ पे इसको हम लोग एक दूसरे टाइप का लिखते हैं, आपको अगर याद होगा तो, राइट। क्या लिखते हैं इसे, इसको कैसे लिखते हैं, आप अगर देखेंगे इसको हम लोग लिखते हैं डी बाई डी टी ऑफ, राइट, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट लिख सकते हैं, ए थीटा का वैल्यू, क्योंकि इसको अगर डेरिवेटिव करेंगे क्या बन जाएगा मेरा, टू आर डॉट थीटा डॉट, राइट, टू आर डॉट थीटा डॉट, इसको अच्छे से लिखते हैं, और बन जाएगा मेरा ये आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट, राइट। यहाँ पे कहीं पे गलती हो गया मेरा, ओके। सो ये एक्चुअली होता है थोड़ा, यहाँ पे 1/r रहता है, तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे 1/r रहता है ना, 1/r इंटू ये इतना रहता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, मैं थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ उसे, आपको 1/r इंटू ये लिख देते हैं, तो क्या हो जाता है, अगर आपको याद होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं, राइट। सो ये आपका क्या बन जाएगा, टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट बाई आर, राइट। सो क्या बन रहा है, टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर आर थीटा डबल डॉट बन जा रहा है ना, तो यही आपका ए थीटा का वैल्यू है, राइट, ये आपका ए थीटा का वैल्यू है, राइट। ओके, ये तो पूरा हो गया ये सब डिस्कशन, तो अभी देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, राइट। सो मैं ये बता दिया क्योंकि ये बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैं बता दिया यहाँ पे, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए थीटा को वैल्यू, राइट। ओके, सो अभी देख रहे हैं ए आर हमें पता करना है, कितना आ रहा है ए आर का वैल्यू हमें पता चल गया, आर डबल डॉट प्लस आर थीटा डॉट स्क्वायर, राइट। सो आर डबल डॉट क्या बन जाएगा, ई टू द पावर टी ही है ना, ये कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। सो ई टू द पावर टी का डबल डेरिवेटिव करूंगा तो ई टू द पावर टी ही आएगा, और यहाँ पे ई टू द पावर टी आएगा आर का वैल्यू, और थीटा डॉट का स्क्वायर करूंगा तो थीटा डॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू है थीटा का वैल्यू है मेरा रूट ओवर ऑफ 8। सो थीटा डॉट का वैल्यू क्या बन जाएगा, सिंपली रूट ओवर ऑफ 8। सो ये रूट ओवर 8 का स्क्वायर बन जाएगा, राइट। सो अभी मेरे को t इक्वल टू 0 में बोला है, तो t 0 डाल देता हूँ इधर। सो ये मेरा 1 बन जाएगा, प्लस ये भी मेरा 1 बन जाएगा, इंटू 8 बन जाएगा। सो 8 इंटू 1 विल बी 8 इंटू 1 इज 8 प्लस 1 विल बी 9। सो योर आंसर विल बी 9 हियर। हालांकि ये इतना टाइम नहीं लगेगा, बस आपको अगर ये ए आर का वैल्यू याद होगा तो ये ऑब्वियसली सबको याद होता है ये, क्योंकि ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट का है, तो आपको याद होगा तो ये आप बस 2 सेकंड में ये सॉल्व हो जाएगा, राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं इधर, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, ये क्या बोला है, consider two particles moving along x-axis in terms of their coordinate x1 and x2. Their velocity are given as dx1 by dt equal to x2 minus x1 and dx2 by dt equal to x1
minus x2 respectively. When they start moving from their initial location x1 0, that means the time equal to 0 equal to 1 they have given, and x2 at t equal to 0, that is -1. So time dependence of x1 and x2 contains a term of the form e to the power at, where a is a constant, the value of a. They are asking the value of a, right? E to the power at. From here they are asking the value of a. तो इसे करने के लिए मेरे को दो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और इसे मुझे सॉल्व करना है. सो कैसे सॉल्व करूँगा इसे मैं ले लेता हूँ dx1/dt इज इक्वल टू x2 माइनस x1. यहाँ पे दे रखा है dx2/dt इज इक्वल टू x1 माइनस x2, राइट? ये दे रखा है मेरे को, राइट? सो ये एक्चुअली x1 x2, राइट? ये x2 हो जाएगा, ये x1, राइट? ओके, सी नाउ इफ यू सी दैट दिस इज x2 माइनस x1 एंड दिस इज x1 माइनस x2, तो मैं इसे लिख सकता हूँ dx1/dt इज सिंपली इक्वल टू माइनस ऑफ dx2/dt, राइट? गॉट इट? सो इसको अगर मैं लिखूंगा तो इंटीग्रेट कर देता हूँ इसे, राइट? सो अगर इसको इंटीग्रेट कर दूंगा क्या बन जाएगा, x1 इक्वल टू माइनस x2 प्लस सी, सम कांस्टेंट आ जाएगा, राइट? ये एक्चुअली मेरा बन जाएगा. अभी दे रखा है कि x1 एट t इक्वल टू 0 मेरा 1 है, एंड x2 मेरा t इक्वल टू 0 पे ये मेरा भी -1 हुआ, राइट? सो एट t इक्वल टू 0, सो एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 x1 मेरा कितना है, 1 है, ये मेरा -1 है, x2 है -1, तो -1 है प्लस c. तो यहाँ पे पता चल गया है कि मेरा c का वैल्यू 0 ही होना है, क्योंकि 1 बोथ साइड गेट कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे मेरे को पता चल गया x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2. यही मेरा सॉल्यूशन है, राइट? अब मैं दिखता हूँ dx1/dt इज इक्वल टू x2 माइनस x1. अब x1 का वैल्यू मेरे को, x2 का वैल्यू मेरे को पता चल गया रहा, x1 का वैल्यू कितना, x2 का वैल्यू माइनस ऑफ x1, तो माइनस ऑफ x1 माइनस 2x1, ये बन जाएगा dx1/dt, राइट? सो यहाँ पे मरेगा dx1/x1 इज इक्वल टू -2dt, राइट? इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, राइट? सो ये बन जाएगा ln x1 इज इक्वल टू -2 इंटू टी. ये ln का दे रखा है, इस साइड ln का कांस्टेंट ही ले लेता हूँ, ln c1, c तो ले रखा है पहले, ln c1 ले लेता हूँ, राइट? तो अभी इसका क्या आ जाएगा, हमको पता है कि x1 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ln x1 डिवाइडेड बाई c बन जाएगा इधर, इसको अच्छे से लिखता हूँ. सो ln x1 डिवाइडेड बाई c1 बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2t. सो x1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, c1 e टू द पावर -2t, यही बन जाएगा ना? तो देखो यहाँ पे ये जो e टू द पावर 80 का वैल्यू आ रहा था, यहाँ पे -2 आ रहा है ना? सो कंपेयर करो इससे, e टू द पावर e टू द पावर 80 दे वो लोग दे रखा है ना क्वेश्चन में, e टू द पावर 80 दे रखा है. सो e टू द पावर 80 दे रखा है, सो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा सिंपली. सो इट विल बी, योर आंसर शुड बी -2 आ जाएगा, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 54 सॉल्व हो गया. सो 55 में चलते हैं. सो 55 में क्या बोला है, फॉर ए प्रोटॉन टू कैप्चर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रॉन एंड ए न्यूट्रिनो एज्यूम टू बी मासलेस, द इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव सम मिनिमम एनर्जी. फॉर सच एन इलेक्ट्रॉन द डी ब्रोगली वेवलेंथ इन पिकोमीटर इज. सो हमको निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ, राइट? सो पहले तो लिखते हैं इक्वेशन क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर का. सो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन ये दे देता है हमें न्यूट्रॉन प्लस ए न्यूट्रिनो, राइट? एंड यहाँ पे बोला है न्यूट्रिनो इज मासलेस, सो इसका मास ही नहीं है. सो फॉर एनर्जी कंजर्वेशन में क्या लिख सकता हूँ इधर, एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन प्लस एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑब्वियसली इक्वल टू एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रिनो, हियर इट विल बी न्यूट्रिनो, राइट? दिस विल हैपन. सो पहली बात तो ये कि मिनिमम एनर्जी बोला है इधर. सो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन का लेना है, मतलब क्या, ये सब कोई मूव ही नहीं कर रहा है.
अगर मैं मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन का ले लूंगा तो मेरे को बाद में एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी मेरे को लिखना पड़ेगा। अगर ये मिनिमम एनर्जी बोल दिया है इलेक्ट्रॉन का, तो मतलब ये लोग कोई जो राइट साइड में जो पार्टिकल फॉर्म होगा वो मोशन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे को मिनिमम एनर्जी चाहिए ना। मिनिमम एनर्जी किसी भी पार्टिकल का कितना हो सकता है, उसका रेस्ट एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी है, तो मेरे को यहाँ पे रेस्ट मास एनर्जी ही लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, mp c² प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, me c² प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो कैप्चर हो रहा है उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रहा होगा। सो उसको मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, इक्वल टू मास ऑफ द न्यूट्रॉन c² प्लस इसका तो एनर्जी जीरो दे रखा है, ये बोला है मासलेस है, तो इसका एनर्जी मैं जीरो डायरेक्ट ले लेता हूँ, क्योंकि पहली बात तो ये रेस्ट पे रहेगा और इसका मास भी जीरो है, तो इसका टोटल एनर्जी में जीरो ही मान लेता हूँ, राइट। इंपॉर्टेंट थिंग है इधर, ये बोला है कि मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये जो दोनों साइड में जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मिनिमम एनर्जी क्या हो सकता है, उसका रेस्ट मास ही हो सकता है, राइट। तो मैं दो इसलिए रेस्ट मास ही ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी अगर मेरे को पता करना है कितना हो जाएगा, सो mn c² माइनस mp c² प्लस me c², राइट, इतना ही बन जाएगा, राइट। सो अगर ये पूरा हम लोग लिखेंगे कितना बन जाएगा, ये mn c² का वैल्यू कितना आता है 939.37 MeV, राइट, माइनस ऑफ mp c² दैट इज मास ऑफ द प्रोटॉन इंटू c² कितना एनर्जी होता है 938.08 MeV, राइट, माइनस me c² द रेस्ट मास ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.511 MeV, यही हो जाता है ना। तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 0.7, जस्ट मिनट, सो या इसका वैल्यू आ जाएगा 0.779 MeV, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन का कितना आ रहा है 0.779 MeV, वो बड़ा आ रहा है ना इससे, ऑब्वियसली इसका रेस्ट मास एनर्जी से ये काइनेटिक एनर्जी बड़ा आ रहा है, राइट। तो ये रिलेटिविस्टिक का केस बन गया है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिलेटिविस्टिक केस बन गया, तो ये काइनेटिक एनर्जी मेरे को इन द मोमेंटम फॉर्म में चाहिए, क्योंकि मेरा अल्टीमेटली लैम्डा का वैल्यू क्या होता है h/p, राइट। सो p मेरा मोमेंटम केस में, सॉरी रिलेटिविस्टिक केस में चाहिए, मोमेंटम मेरा रिलेटिविस्टिक केस में चाहिए। और मेरे को पता है कि कैसे निकालना है, तो मेरे को पता है E² इक्वल टू क्या होता है p² c² प्लस m0² c4, और E² को मैं कैसे लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी प्लस m0 c² का होल स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज रेस्ट मास एनर्जी, राइट, काइनेटिक एनर्जी नॉट पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी का होल का स्क्वायर में कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा p² c² प्लस m0² c4 इज इक्वल टू ke² प्लस m0² c4 प्लस 2ke m0 c², राइट, यही बन जाएगा ना। सो m0² c4 m0² c4 गेट कैंसिल आउट। सो p का वैल्यू हमें पता चल गया 1/c ke प्लस 2 m0 c² का रूट ओवर, यही बन जाएगा ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है तो 1/c ke काइनेटिक एनर्जी प्लस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर, यही बन जाएगा का होल रूट ओवर, राइट। सो अभी डालते हैं सब वैल्यू को, राइट। सो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा h/p, सो यहाँ पे hc बन जाएगा ऊपर, और यहाँ पे नीचे काइनेटिक एनर्जी, ये तो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, काइनेटिक एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी प्लस 2 m0 c² का रूट ओवर, यही हो जाएगा, राइट। सो इसका सारा कुछ वैल्यू डाल देते हैं। सो पहली बात तो h का वैल्यू डाल देते हैं, c का वैल्यू मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ और लिख ही देता हूँ। सो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 6.63, राइट, इंटू 10⁻⁻34 इंटू c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸, राइट, डिवाइडेड बाई यहाँ पे ke का वैल्यू क्या हो जाएगा,
के ई का वैल्यू मेरा दे रखा है 0.779 MEV इंटू 0.779 MEV प्लस 2 इंटू 0.511 MEV का होल रूट ओवर, और MEV स्क्वायर का रूट ओवर आ जाएगा ना बाहर, सो ये बाहर एक MEV आ जाएगा। और इसको मैं अगर MEV में कन्वर्ट कर दूंगा, कन्वर्ट करके MEV EV गेट कैंसिल आउट हो जाएगा और बस MEV बच जाएगा, राइट। सो ये मेरा बन जाएगा, मैं अगर इसे डायरेक्टली लिख दूं इधर, ये बन जाएगा 1.23 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई 1.429 का रूट ओवर। इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, इसका वैल्यू आपका बन जाएगा इधर 1.03, अच्छा से नहीं आ रहा है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1.038 इंटू 10 टू द पावर -12, राइट। इतना ही वैल्यू है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1.038 10 टू द पावर -12, राइट। ये वैल्यू हो जाए। ये आपको बोला है किस में, पिकोमीटर में बोला है, तो इसका वेवलेंथ कितना है, आंसर मेरा हुआ है 1.03, राइट, 038, और आप लोग इसे 1.04 भी लिख सकते हैं, 1.04, राइट, यही बन जाएगा, राइट। पिकोमीटर में मतलब 10 टू द पावर -11। सो देखो इधर मैं SC का वैल्यू डाला, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना। सो SC का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ, SC का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ MEV, राइट। SC का वैल्यू आपको पता होगा, MEV में लिख सकते हैं हम लोग। तो ये आप लोग को अगर MEV में लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा इतना। सो नीचे एक MEV होगा, राइट। सो पूरा आप सॉल्यूशन करके इतना ही वैल्यू आ जाएगा। आप एक बार लिख लेना, ये यही वैल्यू आ जाएगा आपका, राइट। अगर एक बात याद रखना है, क्या है, यहाँ पे MEV है, ये भी MEV है, तो MEV स्क्वायर है, और रूट ओवर के बाद सिर्फ MEV बच जाएगा, राइट। और इस MEV को आप लोग लिख सकते हैं क्या, 10 टू द पावर 6 इंटू 1.9 इंटू 10 टू द पावर -19, पूरा लिख के आप लोग देख लेना, ये आ जाएगा, राइट। ओके, सी आपका आंसर बन जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं। सो इधर दे रखा है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन ये 3-4 लाइन का ही सॉल्यूशन है अभी, जितना इतना बड़ा ही नहीं है ये। सो TDS इक्वल टू DU प्लस PdV दे रही, तो ऑब्वियस ही बात है। और मैक्सवेल रिलेशन यूज करके ये दे रखा है dP/dt एट कांस्टेंट एंट्रोपी, राइट। इसका वैल्यू आपको पूछा है, तो आपको अगर मैक्सवेल रिलेशन याद होगा तो ये डायरेक्टली हो जाएगा। सो ये आपका dP/dt बन जाएगा, S एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू, आपको पता है DS/dV बनता है एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट, यही बनता है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इधर, इसको मैं लिख सकता हूँ DS/dt एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू DT/dV एट कांस्टेंट प्रेशर, यही लिख सकता हूँ। अब क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं हम लोग। हमको दे रखा है CP दे रखा है, कितना दे रखा है CP का वैल्यू 2010। यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सारा यूनिट SI में दे रखा है, आप देखेंगे तो, इसलिए यूनिट ही नहीं लिख रहा हूँ मैं। CP इक्वल टू 20, और CP का वैल्यू क्या होता है बेसिकली, ये होता है आपका DQ डिवाइडेड बाई MDT। यहाँ पे CP का वैल्यू बोला है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नॉट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, DQ/MDT, राइट, राइट। सो और DQ का वैल्यू कितना होता है, TDS डिवाइडेड बाई MDT, यही तो बनता है ना। सो एट कांस्टेंट प्रेशर, सो ये आपका जो CP है ये कांस्टेंट प्रेशर, सो DS/dt एट कांस्टेंट प्रेशर ही लिख लेता हूँ मैं, राइट। एंड आपको पता है बीटा जो दे रखा है आपका, ये जो बीटा है जिसका वैल्यू कितना दे रहा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4, इस बीटा को क्या बोलते हैं आप, बीटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन।
अगर आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है, 1/v dv/dt एट कांस्टेंट प्रेशर अगेन। तो यही दोनों को तो लाना है इधर, बाकी सब ठीक है, यही दोनों को लाना है और पुट करना है और इसका वैल्यू निकलना है और कुछ नहीं है। तो ds/dt, यहाँ पे ds/dt है तो आधा काम तो हो ही गया। सो यहाँ पे ds/dt का वैल्यू हमको चाहिए, तो ये मेरा बन जाएगा cp इंटू m/t, राइट। सो यहाँ पे मैं ds/dt का वैल्यू डायरेक्टली लिख देता हूँ, mcp/t, यही बन जाएगा, इंटू dt/dv मेरे को चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे बीटा का वैल्यू dv/dt है, यहाँ पे dt/dv है, तो मैं इसको नीचे ही ले लेता हूँ। यहाँ पे नीचे लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, dv/dt एट कांस्टेंट प्रेशर, यही बन जाएगा। ये पार्शियल है इसलिए इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी 1/v भी मेरे को चाहिए, राइट, बीटा के लिए। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे 1/v एक मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 1/v एक डिवाइड कर देता हूँ। सो 1/v यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 1/v भी कर दिया, राइट, ठीक है, क्योंकि v भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो mcp डिवाइडेड बाई tv 1/, ये आपका बन जाएगा बीटा, ये आपका बीटा बन जाएगा इधर। सो यहाँ पे देखिए आप m/v कितना बन जाएगा, m/v विल बी योर डेंसिटी। सो डेंसिटी इंटू cp डिवाइडेड बाई t इंटू बीटा। अब सारा वैल्यू डाल दो इधर। डेंसिटी का वैल्यू कितना दे रखा है, डेंसिटी का वैल्यू आपको दे रखा है इधर 10⁻³ ये जो डेंसिटी 10⁻³ एंड cp का वैल्यू कितना दे रखा है 2010 डिवाइडेड बाई t का वैल्यू कितना दे रखा है, t का वैल्यू आपका 270 के, तो 270 डालो इधर, इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर आप सारा कुछ इधर कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू बन जाएगा इधर 10⁻7 आ जाएगा इंटू 4.6527 बन जाएगा, यही बन जाएगा। तो ये तो 10⁻7 आपको दे रखा है, तो ये यही चाहिए हमको 4.6752, राइट। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका 4.6752 को मैं लिख सकता हूँ, 2 डेसिमल तक बोला है ना, तो ये लिख देता हूँ 4.65, ये आपका आंसर बन जाएगा। सो ये आपका हो जाएगा 4.65 इसका फाइनल आंसर, राइट, ओके ओके। सो यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन हम लोग यूज किए ना, अगर आपको पता नहीं है तो मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में, इधर ही थोड़ा साइड में डिस्कस कर लेना दूसरा कलर में। सो मैक्सवेल इक्वेशन में हमको बस देखना पड़ता है, जैसे आप याद कैसे रखते हैं मैं बस बता देता हूँ। सो आपको लेना है न्यूमरेटर में पी वी एंड टी एस एक बार। सो यहाँ पे लिख देता हूँ डी पी वी बाई एंड यहाँ पे टी भी एक बार लेना है इज इक्वल टू आपका डेरिवेटिव ऑफ टी एस एक बार लेना है और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ टी भी एक बार लेना है, राइट। और जाकोबियन आप अगर यूज करेंगे, अगर आपको जाकोबियन का थोड़ा नॉलेज होगा तो ये बन जाएगा डी पी बाई डी टी। सो एक एक करके मैं दिख देता हूँ, तो उसके बाद आप कर लेना। ये बन जाएगा डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी वी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस ऑफ डी पी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यही बनेगा, राइट। तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा क्योंकि भी है ऊपर डेरिवेटिव और नीचे ये कांस्टेंट हो गया, मैं इसके लिए लिख रहा हूँ पहले। तो ये पूरा एंड डी वी बाई डी वी ये मेरा वैल्यू 1 बन जाएगा, राइट, ये 1 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। सो यहाँ पे बच जाएगा डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इसको लिख सकता हूँ। इसी तरह इसको भी डी टी एस एंड टी वी को अगर लिखूंगा डी टी तो रह जाएगा, डी एस बाई डी वी बस बच जाएगा, डी एस बाई डी वी बच जाएगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये आपका पहला मैक्सवेल इक्वेशन हो गया। इसी तरह आप कर सकते हैं
जाकोबियन आइडेंटिटी लेके और एक बार लेते हैं डी पी भी बाई डी ऑफ एस भी, राइट, इज इक्वल टू डी ऑफ टी एस डिवाइडेड बाई डी ऑफ एस भी। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा dp बाई डी एस, डी बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ dt बाई डी वी, डी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट, आपका ये कॉन्स्टेंट s में, राइट राइट। सो इसी तरह आपको मिल जाएगा, राइट, सारा कुछ आपको अब अगर सॉल्यूशन करेंगे आपको सारा कुछ मिल जाएगा इधर। पी भी एस भी, एक बार पी भी टी एस लेना है, टी भी लेना है, एक बार एस भी लेना है, और एक बार टी पी लेना है, एस भी लेना है। 4 बार 4 सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। इस तरह करके आप निकाल सकते हैं। अब मैं लिख देता हूँ इधर, ये तो हो गया, ये भी हो गया, और एक कर सकते हैं आप लोग, क्या, ये मेरा एक हो गया, इसको जाकोबियन में करके देख सकते हैं, ये एक हो गया, और एक लिख सकते हैं आप, इधर ही लिख देता हूँ मैं। सो डेरिवेटिव ऑफ पी भी टी एस ले रखा हूँ, नीचे टी भी ले रखा हूँ और एस भी ले रखा हूँ, राइट। अभी टी पी लेता हूँ, क्या करता हूँ मैं, पी भी डिवाइडेड बाई डी ऑफ टी भी एस भी ले सकता हूँ, अभी टी पी लेता हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ पे टी एस लेता हूँ, यहाँ पे टी पी लेता हूँ। यहाँ से एक रिलेशन आएगा आपको, यहाँ से क्या रिलेशन आएगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये रिलेशन आएगा माइनस डी बी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ पे डी एस बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आ जाएगा, राइट, डी एस बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आ जाएगा, राइट। और लास्ट वाला क्या लेना है आपको, डेरिवेटिव ऑफ पी भी डिवाइडेड, पी भी मीन्स बीच में इसका कॉमा है इधर, राइट, डेरिवेट जाकोबियन जैसे लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ पी भी, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एस पी लेते हैं अभी, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टी एस डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे अगेन एस पी, राइट। अगर इसको आप करेंगे, ये मिलेगा आपको क्या, माइनस डी बी बाई डी एस इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई डी पी। सो माइनस माइनस कैंसिल है, यही वाला रिलेशन मिल रहा है ना, यही वाला रिलेशन आपको मिलेगा इधर, अगर आप उल्टा कर देंगे इधर, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा डी वी बाई डी एस मिलेगा, राइट, यहाँ पे आपको डी वी बाई डी एस मिलेगा, अगर आप उल्टा कर देंगे इसे डी एस बाई डी वी मिल जाएगा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डी एस एस तो रहेगा, माइनस डी टी बाई डी पी, माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो आप उल्टा कर देंगे तो डी पी बाई डी टी बन जाएगा। सो ये वाला आपका डी पी बाई डी टी, ये वाला रिलेशन, राइट, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। सो 57 में चलते हैं। सो 57 में, सो ये ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन आर एक्सिलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल। सो पोटेंशियल दे रखा है, सो पोटेंशियल दे रखा है, भी जो दे रखा है आपको कितना, 200 किलो वोल्ट, राइट। व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल रिजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, रिजोल्यूशन बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट, you know ना इलेक्ट्रॉन if wavelength how to calculate, that is 112.27 angstrom divided by v root over, right, this is the relation। so यहाँ पे 12.27 हो जाएगा डिवाइडेड बाई v कितना मेरा बन जाएगा, 200 इंटू 10⁻³ का रूट ओवर, राइट, ये बन जाएगा ना एंगस्ट्रम में। सो 12.27 इंटू यहाँ पे नीचे में क्या कर देता हूँ, इसे 10⁵ बन जाएगा ना, सो 20 ही रखता हूँ, 20 रूट ओवर इंटू 10⁻, ये बन जाएगा मेरा ऊपर कितना बन जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 का -2 बन जाएगा, -2 एंगस्ट्रम, राइट। सो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है आपका 2.73 इंटू 10⁻² एंगस्ट्रम, तो ये हो जाएगा 2.73 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻, so it will be 2.73 picometer, right।
सो लैम्डा का वैल्यू अपना आ जाएगा 2.73 पिकोमीटर। सो आप लिख सकते हैं इधर आंसर शुड बी 2.73, राइट, 2.73 इज योर आंसर। ओके, अभी 58 में चलते हैं। सो 58 में दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो आसान सा ही दे रखा है। सो वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, यही दे रखा है। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा d प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, राइट। तो इस तरह का हमको पता है कैसे लिखते हैं सॉल्यूशन। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर, C1 × x प्लस C2 e⁻t ना। ये आपका dy/dx, अगर dy/dx मानता हूँ तो ये मेरा x ही हो जाएगा, राइट, e⁻t - x ही हो जाएगा, राइट, x के डेरिवेटिव अगर इसे मानता हूँ, राइट, ये मेरा यही बन जाएगा। सो अभी कंडीशन डाल देते हैं। पहले बोला है कि y 0 पे x 0 पे y भी 0 होगा। सो 0 ये आपका C1 × 0 प्लस C2 × e⁻0 सो ये आपका C2 हो जाएगा। तो यहाँ पे पता चल जाएगा C2 का वैल्यू आपका 0 है। तो ओरिजिनल इक्वेशन में C2 हट गया, C1x e⁻x ये वैल्यू रह जाएगा, राइट। दूसरा बात बोला है कि y डैश 0 इक्वल टू 1। सो पहले y डैश निकालते हैं। y डैश कितना हो जाएगा इधर, y डैश ये आपका C1 e⁻x प्लस C1x -1 × e⁻x, राइट। C1 e⁻x टेक कॉमन 1 - x, दिस विल कम, राइट। सो y डैश विल बी दिस मच, ओके। सो y डैश 0 का वैल्यू 1 डाल देता हूँ मैं। सो ये 1 हो जाएगा। तो C1 e का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 -0, तो 1 - 0, राइट। सो 1 इक्वल टू मेरा C1 हो जाएगा। तो C1 का वैल्यू मेरे को पता चल गया कि 1 है। तो अभी y का वैल्यू निकालना है मेरे को, y इक्वल टू 2। सो y का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 1 × x × e⁻x। सो y एट 2, x इक्वल टू 2 में कितना वैल्यू हो जाएगा 2 × e⁻², 2/2। अगर इसका वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँगा, इसका वैल्यू मेरा होगा 0.27, राइट। सो आपका वैल्यू हो जाएगा 0.27, ओके। Now we'll go for the next question, that is 59. Let's go. ओके, सो ये उपाम्प का क्वेश्चन है। सो दे रखा है कि ये जेनर डायोड से कनेक्टेड है इधर, ओके। सो मैं इसको इसी में ही सॉल्व कर देता हूँ विदाउट ड्राइंग ए न्यू फिगर। सो द वैल्यू ऑफ आर इन किलो ओम, सो इसका वैल्यू पूछा है हमको, ओके। V0 इज 9, सो V0 का वैल्यू दे रखा है 9 वोल्ट, राइट, ये 9 वोल्ट है। सो R का वैल्यू हमको, इसका वैल्यू हमको निकालना है। सो R कितना है हमको निकालना है, और सारा कुछ दे रखा है। तो पहले जेनर डायोड के बारे में देखते हैं। तो जेनर डायोड में करंट कैसे फ्लो होता है, इस साइड से फ्लो होगा ना करंट, राइट। सो ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो 4.7 वोल्ट है, तो इस जंक्शन में वैल्यू हो जाएगा 4.7 वोल्ट, राइट। सो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 4.7, राइट, 4.7 वोल्ट। सो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम ही होगा, तो यहाँ पे भी 4.7 हो जाएगा। अभी नोडल एनालिसिस लगा देते हैं। सो हम लोग बोलेंगे 4.7 माइनस, ये तो 0 है इधर, ये 0 है, 4.7 माइनस 0 डिवाइडेड बाई आर प्लस 4.7 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम इक्वल टू 0, राइट। नोडल एनालिसिस लगा दिया। सो इसको ले लिया नोड पॉइंट, 4.7 माइनस 0 बाई आर प्लस 4.7 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अभी सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो क्या बन जाएगा, सो 4.7 बाई आर इज इक्वल टू
9 माइनस 4.7 बाई 1 किलो ओम, राइट। सो आर का वैल्यू कितना बन जाएगा मेरा, आर का वैल्यू इधर बन जाएगा 4.7 इंटू 1 किलो ओम डिवाइडेड बाई ये मेरा 4.3 बन जाएगा ना, 4.3 बन जाएगा। सो 4.7 बाई 4.3 ये मेरा 1.0930 बन जाएगा किलो ओम। 1 किलो ओम जो अगर कर देंगे ये किलो ओम, सो इसको लिख सकते हैं 1.09 किलो ओम, राइट। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1.09 किलो ओम इक्वल टू योर आर। सो आंसर विल बी 1.09 ओनली, 1.09, राइट। इन किलो ओम दे आर सेइंग ना, सो 1.09, ओके। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के तरफ। ओके, सो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, सो हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसे, लेकिन ये थोड़ा बहुत लेंदी है, राइट। सो यहाँ पे क्या बोला है कि टी इक्वल टू जीरो द पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग इन अ वेलोसिटी वी नॉट स्टार्ट्स मूविंग थ्रू ए लिक्विड केप्ट इन ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब। सो एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब दे रखा है, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब, राइट। मान ही लेते इसका लेंथ एल है, राइट। इस तरह दे रखा है हॉरिजॉन्टल ट्यूब, राइट। एंड एक्सपीरियंस ए ड्रैग फोर्स। सो इसके अंदर कोई विस्कस मीडियम है जो अगर पार्टिकल इस साइड से मूव कर रहा है, इनिशियली स्टार्टिंग टी इक्वल टू जीरो से वी नॉट से स्टार्ट किया ये टी इक्वल टू जीरो पे, यहाँ पे लेकिन एक विस्कस फोर्स है जिसे वो अपोज कर रहा है, दैट इज माइनस के इंटू डी एक्स बाई डी टी, राइट। सो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये ऑपोजिट में है इधर, मैं इसको ऑपोजिट मान लिया ना, वेलोसिटी का ऑपोजिट। सो इस डायरेक्शन में दिखाऊंगा तो ये इतना ही फोर्स हो जाएगा, राइट। इस डायरेक्शन में दिखाऊंगा तो ये मेरा सॉरी हाँ, सो इस डायरेक्शन में दिखाऊंगा तो के डी एक्स बाई डी टी बन जाएगा, ठीक है। सो इट कवर्स ए डिस्टेंस एल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सो ये टी इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो इधर ही मान लेता हूँ, सो एक्स इक्वल टू एल ही मान लेता हूँ इसे। तो एक्स इक्वल टू एल पे ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इफ द टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस एल बाई टू एंड एल बाई फोर इज टी टू एंड टी फोर रेस्पेक्टिवली। सो टी बाई टू एंड टी बाई फोर का टी फोर का रेशियो मांगा है वो बेसिकली। तो इसको कैसे करेंगे, पहले इसको इक्वेशन लिखते हैं ना, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं इसका। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन इज बेसिकली माइनस के इंटू डी एक्स बाई डी टी, राइट। सो एम इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स बाई डी टी। एक मिनट, सो इससे मैं लाइन डाल देता हूँ, तो सॉरी लाइन ही है, तो मैं लाइन डाल देता हूँ इधर तो हमको इजी होगा। ओके, कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, अच्छा अच्छा इधर। सो ये मेरा एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन, इसी के अंदर सॉल्व कर लेंगे हम लोग, नेक्स्ट पेज में जाएंगे ही नहीं। ओके ओके, देखिए इधर। सो ये मेरा बन गया एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के डी एक्स बाई डी टी, राइट। सो इसको लिख देता हूँ डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, राइट। और के बाई एम को मैं फाइव ले लेता हूँ, के बाई एम को मैं फाइव पकड़ लेता हूँ, के बाई एम इक्वल टू फाइव लेट। सो ये क्या बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस फाइव डी इक्वल टू जीरो। सो डी का वैल्यू जीरो आ जाएगा एंड डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू माइनस फाइव आ जाएगा। सो ऐसे होगा तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल टू सी वन ई का पावर जीरो प्लस सी टू ई का पावर माइनस फाइव इंटू टी। सो ये बन जाएगा सी वन प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस फाइव टी। सो एक्स विल बी दिस मच,
राइट। ओके, अभी क्या बोला है, एट टी इक्वल टू जीरो, मैंने माना है एक्स इक्वल टू जीरो, राइट। सो लिख लेता हूँ। सो टी इक्वल टू जीरो पे मैं एक्स इक्वल टू जीरो, सो टी इक्वल टू जीरो डालता हूँ, जीरो इक्वल टू सी वन प्लस सी टू ई जीरो पावर जीरो, राइट, टी इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे हो जाए सी वन इक्वल टू माइनस सी टू, राइट। पहली बात तो आ गया। दूसरे बात क्या बोला है इधर, इनिशियली इसका स्पीड जो दे रखा है, क्या दे रखा है, वी नॉट दे रखा है ना। सो इसको मैं बोलता हूँ कि डी एक्स बाई डी टी कर लेते हैं। डी एक्स बाई डी टी में सी वन का वैल्यू तो जीरो आ जाएगा, सी टू माइनस फाइव ई टू द पावर माइनस फाइव टी, यही बनेगा ना। सो ये आपका भी बन जाएगा, राइट। सो भी एट टी इक्वल टू जीरो पे क्या है, भी नॉट है, तो ये सी टू माइनस फाइव हो जाएगा, ये तो वन ही बन जाएगा, ई टू द पावर माइनस फाइव विल बी वन बन जाएगा। सो भी नॉट इक्वल टू क्या है, सी टू माइनस फाइव, राइट, गॉट इट। अभी एक्स इक्वल टू एल पे क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, राइट, ये स्टॉप हो जाएगा उधर जाके बोला है। तो भी का वैल्यू अगर मैं देखूंगा इधर, सी टू माइनस फाइव ई टू द पावर माइनस फाइव टी, राइट, और इसका वैल्यू क्या है, जीरो हो जाएगा एक्स इक्वल टू एल के वैल्यू एल में, राइट। सो एक्चुअली देखिए इधर सी टू तो जीरो नहीं हो सकता, फाइव भी जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एक्चुअली टी इक्वल टू इन्फानाइट ही लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब टी टाइम जब इन्फानाइट होगा तो पार्टिकल जाके स्टॉप होगा एक्स इक्वल टू एल पे, तो एल पहुँचने तक इसका टाइम इन्फानाइट ही लग जाएगा, राइट। इतना बात हमको पता चला। ओके, अभी मैं वेलोसिटी एट एनी टाइम को जो ये जो मेरा है इसको लिखूंगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, सी टू माइनस फाइव ई टू द पावर माइनस फाइव टी, एंड मेरे को वेलोसिटी एट एनी टाइम जो होगा सी टू माइनस फाइव का वैल्यू मेरा क्या है, v नॉट ई टू द पावर माइनस फाइव टी। सो v एट एनी टाइम इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर। सो वेलोसिटी का वैल्यू, जो स्पीड का वैल्यू जो एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज कर रहा है, राइट, एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज कर रहा है। ओके, अभी अभी x इक्वल टू हमको पता है क्या, सी वन प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस फाइव टी। सो कुछ इक्वेशन का नाम दे देते हैं इसे ना, तो हमको इजी हो जाए, इसको इक्वेशन वन दे देता हूँ, राइट। अभी सी वन एंड सी टू का रिलेशन हमको पता है, सी वन इक्वल टू माइनस सी टू, राइट, एंड मेरे को सी टू का रिलेशन भी पता है किसके साथ, भी नॉट के साथ, राइट। ये जो इक्वेशन है सी टू का रिलेशन भी नॉट के साथ पता है, राइट। मैं इसको इक्वेशन का नाम दे देता हूँ तो इजी हो जाएगा हमें। सो इसको बॉक्स करके और इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर वन, इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर टू। सो एंड इक्वेशन वन इसे दे देता हूँ, इसको टू, इसको थ्री, राइट, इसको थ्री ही दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर थ्री ही दे देता हूँ। ओके, क्लियर। नाउ सी वन एंड सी टू के बीच का रिलेशन हमको पता है, ये माइनस होगा। सो ये मेरा माइनस सी टू प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस फाइव टी। सो अगर मैं, राइट, सी वन इक्वल टू यही बन जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सी टू का वैल्यू मेरे को पता है क्या, माइनस भी नॉट बाई फाइव, यहाँ से इक्वेशन टू से। सो इधर लिख लेता हूँ, सी टू का वैल्यू हो जाएगा, माइनस सी टू का वैल्यू बन जाएगा भी नॉट बाई फाइव, राइट, प्लस यहाँ पे भी नॉट बाई फाइव विथ ए नेगेटिव साइन, राइट।
ई टू द पावर माइनस 5t। सो एक्स का वैल्यू मेरा क्या बन जाएगा, v0/5 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 5t। ओके, ये बन गया मेरा एक्स का वैल्यू, राइट। अभी ई टू द पावर 5 का वैल्यू भी मेरे को पता है। सो ये बन जाएगा v0/5 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 5t का वैल्यू मेरे को पता है क्या है, v/v0, राइट, v/v0, राइट। ये बन जाएगा मेरा क्या, यहाँ से देखिए, ये इक्वेशन नंबर 3 से ये बन जाएगा v/v0, इतना ही बन जाएगा, राइट। v इज व्हाट, v इज एट एनी टाइम t द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द पार्टिकल, राइट। सो x का वैल्यू मेरा ये बन जाएगा। सो अभी x इक्वल टू क्या हो गया मेरा, v0/5 इंटू 1 माइनस v/v0, राइट। x जब l बन जाएगा मेरे को बोला गया था स्पीड 0 हो जाएगा। सो x इक्वल टू l पे ये v0/5 1 माइनस 0/v0। सो l इक्वल टू v0/5 मेरा बन गया, राइट। दूसरा एक रिलेशन मिल गया, v0/5 का वैल्यू मेरा l ही हो गया, राइट। सो इसको डाल देते हैं इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 4 ही दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 ही दे देते। सो इक्वेशन नंबर 4 में डाल देते हैं इसे। सो एक्स का वैल्यू मेरा अभी क्या हो जाएगा, सभी हिसाब करके एल, राइट। एक्स का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, एल 1 माइनस v/v0, और इसे लिख सकता हूँ एल इंटू 1 माइनस v/v0 का वैल्यू कितना है, ई टू द पावर माइनस 5t, राइट। सो ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 5। सो दूसरा पेज में चलते हैं, तो बन गया मेरा इक्वेशन। सो ये दूसरा कलर का है। सो x इक्वल टू, कलर चेंज कर लेते हैं। सो मेरा इक्वेशन बन गया x इक्वल टू एल इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 5t, राइट। सो क्वेश्चन में बोला है l/2 में t2। सो लिख लेता हूँ l/2 में t2, l/4 में t4। सो यहाँ पे डालते हैं l/2 इक्वल टू l 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 5t2। सो यहाँ पे l कैंसिल हो जाएगा, हाफ इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 5t2। सो हाफ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 5t2। ये इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा आपका, 6। अभी इसके लिए दिखते हैं, ये इसके लिए दिखते हैं। सो यहाँ पे बन जाएगा l/4 इक्वल टू l इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 5t4। 1/4 इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 5t4। सो दिस विल बी 3/4 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस t4, राइट। ये बन गया इक्वेशन नंबर 7। ओके, अभी देखो इसको ln कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ये मेरा हो जाएगा 5t2 इज इक्वल टू माइनस 5t2 इज इक्वल टू ln ऑफ हाफ। इसका कर लेते हैं माइनस 5t4 इक्वल टू ln ऑफ 3/4, राइट। इसको 8, इसको 9 इक्वेशन दे देते, छोड़ो इसको एक ही बार इक्वेशन दे देते 6 7 ना, कितना बार लिख सकते हैं। सो इसको दे देते इक्वेशन नंबर 6, इसको दे देते हैं 7, यहाँ से आया। सो हमको क्या मांगा है इधर, t/2/t4। सो t2/t4 करने के लिए 6 डिवाइडेड बाई 7 कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, t2/t4 ln हाफ डिवाइडेड बाई ln 3/4। तो ये बन जाएगा आपका कितना, 2.0
सॉरी 2.409 बन जाएगा। तो आप लोग इसे 2.41 भी लिख सकते हैं, 2.41। सो आंसर आपका बन जाएगा 2.41, राइट। ओके, 2017 का सारा सॉल्यूशन ख़त्म हो गया हमारा, राइट। ओके।